आप एक नई बाइक खरीदने गए और एक दुकानदार ने आपको स्पेस में बनी टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए एक मॉडल की टेस्ट ड्राइव लेने को कहा। तभी आपको पता चला कि हम रोजाना ऐसी कई चीजों को काम में ले रहे हैं जिन्हें सबसे पहले स्पेस के लिए तैयार किया गया था। चंद्रमा या मंगल की रेतीली और पथरीली सतहों पर हवा वाले टायर काम नहीं करते। क्यूरियोसिटी मार्स रोवर के टायर मिशन शुरू होने के सिर्फ 16 महीनों में ही घिस गए थे। इसलिए बाद में नासा रोवर्स के लिए निकल और टाइटेनियम को मिलाकर बिना हवा वाले टायर बनाए गए। ये टायर बेहद लचीले थे और जैसे ही कहीं से पिचकते थे दोबारा वैसे ही हो जाते थे। ऐसा इनकी टाइट मॉलिक्यूलर बनावट की वजह से होता था। हो सकता है कि धरती पर भी बिना हवा की ये टेक्नोलॉजी बाइक के टायर्स में बढ़िया काम करे। टायर ट्यूब शेप में होते हैं और गड्ढों से गुजरते समय पिचक जाते हैं, लेकिन फिर ये खुद ही वापस अपनी उसी शेप में आ जाते हैं। ये पथरीली सड़कों, रास्तों और पहाड़ों से गुजरने वाली बाइक में बढ़िया काम करेंगे। अगर ये घिस जाते हैं तो कंपनी नए टायर लगा देगी ताकि ये दोबारा कई सालों तक चलते रहें। पुराने बिना हवा वाले टायर मॉडल पेटेंट फोम से बने होते थे। ये करीब 8000 किलोमीटर तक चल सकते थे। इन्हें सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि उनसे बाइक बहुत भारी हो गई थी, जबकि नए मॉडल में इन्हें बदलकर नए हल्के और टिकाऊ टायर लगाए गए हैं। एक ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सभी जगहों के लिए कार्स, ट्रक टायर, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स वाली गाड़ियों, कमर्शियल एयरक्राफ्ट और यहाँ तक कि सर्च और रेस्क्यू मिशन में भी किया जा सकता है। हमारे आरामदायक मेमोरी फोम वाले गद्दों का क्रेडिट भी नासा को ही जाता है। 1966 में स्पेस ट्रैवलर की सीटों में मेमोरी फोम इसलिए लगाया जाता था ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ग्रेविटी फोर्स की वजह से उन्हें कोई परेशानी न हो। हर उड़ान के लिए कस्टम सीट बनाना आसान नहीं था, इसलिए मेमोरी फोम इस समस्या का बेहतर हल था। ये आसानी से किसी स्पेस ट्रैवलर के शरीर के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता था और जब सीट खाली होती थी तो वो खुद ही पुरानी शेप में आ जाता था। मेमोरी फोम 1980 के दशक की शुरुआत में लोगों तक पहुंच गया और अब इसे गद्दों और तकिए से लेकर अम्यूजमेंट पार्क राइड्स, काठी और फुटबॉल के हेलमेट लाइनर में इस्तेमाल किया जाने लगा। लेंस प्लेन और पॉलिश्ड कांच के बने होते थे। 1972 में एक नए नियम ने इनके निर्माताओं को प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर दिया ताकि ये आसानी से चकनाचूर न हो। नए लेंस में खरोंचे आसानी से पड़ जाती थी, इसलिए नासा के स्पेस ट्रैवलर हेलमेट और एरोस्पेस के लिए प्लास्टिक की अन्य चीजों में हीरे की मजबूत कोटिंग की जाने लगी। फिर टेक्नोलॉजी को थोड़ा और अपग्रेड किया गया और ऐसी प्लास्टिक बनाई गई जिसमें खरोंचे पड़ने का डर कम हो। और अब अमेरिका से लेकर दुनिया भर में ज्यादातर धूप और नजर के चश्मों और सेफ्टी लेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली बार आप जब भी अपनी कार की अंदर से डस्ट बस्टर से सफाई करें तो नासा और उनके अपोलो स्पेस मिशन को थैंक यू कहना न भूलें। एस्ट्रोनॉट्स पोर्टेबल और सभी जरूरी टेक्नोलॉजी से लैस ड्रिल मशीन से चांद की सतह के नीचे से सैंपल लेना चाहते थे। उन्होंने बिजली बचाने और मोटर पावर बढ़ाने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया। इस प्रोग्राम को बाद में बैटरी से चलने वाले सभी होम डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाने लगा। इनमें सबसे फेमस छोटा सा कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर था जिसका ओरिजिनल नाम डस्ट बस्टर था। अगर आपको नाम पर भरोसा न हो तो स्पेस ब्लैंकेट सही में नासा की रिसर्च का ही प्रोडक्ट है। ये लाइट वेट और आमतौर पर गोल्ड या सिल्वर कलर के होते हैं और 97% तक बाहर निकलने वाली गर्मी को वापस भेज सकते हैं। इनसे स्पेस में शरीर को गर्म रखने में मदद मिलती है और ये गर्म और आरामदायक भी रहते हैं। ये मटेरियल शुरुआत में स्पेसक्राफ्ट की बाहरी परत पर चढ़ाने के लिए बनाया गया था। आजकल मैराथन रनर दौड़ खत्म होने के बाद कंबल ओढ़ते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल किया जा सके, क्योंकि दौड़ के बाद बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इंसुलेशन भी नासा की ही एक देन है जो एल्यूमिनेटेड पॉलिएस्टर से बना रेडिएंट बैरियर होता है। इसे स्पेस की कड़ाके की ठंड में सेफ रहने के लिए डिजाइन किया गया और अब ये ज्यादातर घरों में इंसुलेशन के काम में आता है।
फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी को नासा ने नहीं बनाया, लेकिन इसे बेहतर जरूर बनाया ताकि अपोलो के लंबे मिशन के लिए ज्यादा स्नैक्स पैक किए जा सके। इसमें पहले खाने को पकाकर बाद में लो प्रेशर पर फ्रीज करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर वैक्यूम चैम्बर में गर्म कर बर्फ के क्रिस्टल हटा दिए जाते हैं। फिर इसे दोबारा नॉर्मल करने के लिए बस पानी मिलाना पड़ता है। इस टेक्नोलॉजी से खाने की चीजों में 98% तक पोषण बना रहता है, फिर भले ही उसका वजन महज 20% ही क्यों न रह जाता हो। ये बैकपैकर आपदा के राहत कार्यक्रमों और उन सभी के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कम वजन और ज्यादा न्यूट्रिशन वाले फूड पैक करना चाहते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर, जिससे किसी के तापमान की जांच कुछ दूर से की जा सकती है, उसे भी नासा के सपोर्ट से ही डेवलप किया गया। ये आपके ईयर ड्रम से निकलने वाले थर्मल रेडिएशन को इस तरह मापता है जैसे सितारों और ग्रहों के तापमान को मापा जाता है। इस डिवाइस में एक लेंस होता है जो लाइट को ऑब्जेक्ट से एक स्पेशल डिटेक्टर पर फोकस करता है और जो रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है और फिर उसका तापमान डिस्प्ले पर दिखने लगता है। इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हॉटस्पॉट का टेम्परेचर चेक करने और पब्लिक प्लेस में विजिटर्स का तापमान चेक करने के लिए। 1960 के दशक की शुरुआत में एयरलाइन पायलट के हेडसेट बहुत भारी होते थे। वे बात करने के लिए हैंड हेल्ड माइक का इस्तेमाल करते थे, जबकि नासा को मिशन पर कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा भरोसेमंद और हल्की टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, खासकर इमरजेंसी के मामले में। इस दौरान नासा की टीम पायलट के टच में रही और 11 दिनों में ही टीम ने एक ऐसा माइक्रोफोन हेडसेट तैयार कर लिया जिससे स्पेस ट्रैवलर एक दूसरे के साथ और धरती पर मौजूद लोगों से बातचीत कर सकते थे। बाद में हेडसेट में कई सुधार किए गए और बुध और अपोलो मिशन के लिए इसके अपडेटेड वर्जन का इस्तेमाल किया गया और उसी वायरलेस हेडसेट की बदौलत जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे, पूरी दुनिया को उनके फेमस शब्द सुनाई दिए थे। यानी आज जो हेडसेट हम इस्तेमाल करते हैं उसका क्रेडिट भी नासा को ही जाता है। एलईडी टेक्नोलॉजी 1980 के दशक के अंत में आई। उस समय नासा स्पेस में पौधे उगाने का तरीका ढूंढ रहा था। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी टेस्टिंग में सिर्फ 2 चीजों, गेहूं और लाल एलईडी का इस्तेमाल किया। वे पहली बार में सफल नहीं हुए। फिर उन्होंने नीली फ्लोरोसेंट लाइट से समस्या हल कर ली। बाद में इसे डेवलप करके मेडिकल डिवाइसेस और बिजली की बचत वाले एलईडी बल्ब और दूसरी रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल किया जाने लगा। अब ये और भी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। दोस्तों के साथ सेल्फी लेते वक्त आप जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसे स्पेस मिशन के कैमरों के लिए तैयार किया गया था। नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर एरिक फॉसम ने उन कैमरों को बेहद छोटा बनाने की कोशिश की। साथ ही पिक्सेल सेंसर्स डेवलप किए ताकि इमेज की क्वालिटी बेहतर बनी रहे। अब ये टेक्नोलॉजी डिजिटल इमेजिंग इंडस्ट्री में सबसे आगे निकल चुकी है। इससे स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स में छोटे कैमरे लगाना मुमकिन हो गया है। स्पेस ट्रैवलर लंबे समय तक वेटलेस जगह पर रहते हैं और उन्हें शरीर को सही शेप में रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। नासा ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल डिजाइन की, जिस पर बेल्ट की मदद से जॉगिंग की जा सकती है। धरती पर भी इस तरीके से एक्सरसाइज के समय पैरों पर पड़ने वाला वजन कम किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को प्रोफेशनल एथलीट और पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे लोग भी करते हैं। आपको अपने फेवरेट एथलीट वाले जूतों के लिए भी नासा को ही धन्यवाद देना होगा। झटकों से बचाव के लिए स्पेस हेलमेट और सूट में भी उसी शेप में रबर का इस्तेमाल किया गया। एथलीट के जूतों के लिए भी यही तरीका अपनाया गया ताकि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन नई ऊंचाइयों को छू सकें और ये रोजमर्रा में पहनने के लिए भी एकदम आरामदायक हैं। माउस को किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था ताकि इंसानी दिमागों को कुछ मदद मिल सके। माउस बनाने वाले वैज्ञानिक 1966 में
माउस टेस्टिंग के लिए नासा आए थे। तभी पता चला कि माउस लाइट पेन जैसे दूसरे गैजेट्स के बजाय स्क्रीन पर चीजों को मूव करने में ज्यादा बेहतर और तेज था। पहले माउस में तार आगे लगे थे, फिर बाद में इन्हें पीछे कर दिया गया ताकि ये बीच में ना आए। जॉयस्टिक जैसी दिखने और काम करने वाली किसी चीज के लिए बनाया गया पहला सैंपल 1923 में मिला था, लेकिन फिर नासा ने इसे बड़े लेवल पर इस्तेमाल की जाने वाली चीज बना दिया। भारी सूट में स्पेस यात्रियों को एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म की जरूरत होती है जो दस्ताने वाले हाथ से काम कर सके। इसके लिए जॉयस्टिक सबसे अच्छा ऑप्शन था जो स्पेस ट्रैवलर और घरेलू कंप्यूटर्स के लिए ट्रेनिंग सिम्युलेटर बन गया। इनविजिबल ब्रेसेस सेरेडाइन और नासा के एडवांस सिरेमिक रिसर्च प्रोग्राम का एक प्रोडक्ट है। शायद आपने इन्हें लोगों के दांतों को सीधा करने के लिए पहने भी देखा होगा, लेकिन इस मटेरियल को राडार डिवाइसेस के सेफ्टी कवर बनाने के लिए ढूंढा गया था। कुछ ऐसा जिनसे राडार वेव्स आसानी से गुजर सकें, जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, और ये अपना काम भी अच्छे से कर रहा था। लेकिन फिर 1986 में इस ट्रांसपेरेंट और मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल डेंटल इंडस्ट्री में भी किया जाने लगा।